हेलो बच्चों, जय शिव शंकर। बच्चों, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपका पूरा कोर्स जनवरी माह के पहले पहले तक करा दिया जाएगा। आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अध्याय 1 और हमारे अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम इतनी इससे संबंधित बिंदुओं पर बात करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह ये अध्याय क्लियर हो जाए। तो देखें, आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा क्योंकि हम इतने लेट हैं, लेकिन फिर भी मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ इस बात को। सबसे पहले मैं प्रस्तावना में कुछ बातें इस अध्याय की आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया कहां से है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो बच्चों, बात है 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व यूनानी विज्ञान के जनक कहे जाने वाले महान फिलोसफर वैज्ञानिक थेल्स की मैं बात कर रहा हूं। थेल्स को बाल्टिक सागर के किनारे एक पदार्थ मिला। उस पदार्थ का नाम था एम्बर। उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को उसको उठाया, उसको साफ किया। साफ करने पर उन्होंने देखा कि वह बहुत छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे से लकड़ी के टुकड़ों को, कांच के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चूंकि उस समय इलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादा कुछ पता था नहीं, तो उन्होंने इस घटना को लिखा और कई वर्षों तक इस घटना पर किसी और का ध्यान नहीं गया। अब बात आती है वो 16वीं सदी की। तो 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक हुए गिलबर्ट। गिलबर्ट का ध्यान इस बात पर गया और उन्होंने देखा कि एम्बर ही नहीं, ऐसे और भी कई पदार्थ हैं जिनको अगर हम घिसें तो उनमें आकर्षण की एक शक्ति पैदा हो जाती है। उन्होंने भी इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं बताया। इसके बाद हम आते हैं 17वीं सदी में और अब हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट थॉमस ब्राउन। सबसे पहले थॉमस ब्राउन ने विद्युत शब्द को परिभाषित किया। थॉमस ब्राउन ने बताया किसी पदार्थ में घर्षण के कारण उत्पन्न आकर्षण की शक्ति या आकर्षण की जो ऊर्जा है उसको विद्युत कहते हैं। तो ये जो विद्युत नाम है ये सबसे पहले किसने दिया था बच्चों? थॉमस ब्राउन ने दिया था। थॉमस ब्राउन। तो ये जो नाम है विद्युत नाम, ये दिया था सबसे पहले थॉमस ब्राउन ने। अब थॉमस ब्राउन के बाद हम आगे चलते हैं तो बात आती है हमारी 18वीं सदी के प्रारंभ में। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर हमें आवेशों के नामांकन किया, उसके बारे में बताया। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले विद्युत आवेश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। विद्युत आप समझ गए होंगे, विद्युत कहलाते किसी पदार्थ में आकर्षण के, घर्षण के कारण उत्पन्न आकर्षण की शक्ति को हम विद्युत कहते हैं। और आपने देखा होगा कंघी को बालों से रगड़ें तो उसमें भी आ जाता है, या कोई भी हम इंसुलेटर की रॉड ले लें और उसको हम अगर सूखे बालों से रगड़ें और वो भी सूखा हुआ है तो उसमें आकर्षण की शक्ति अर्थात विद्युत पैदा हो जाती है। यह विद्युत कहां से आई थी आप याद करें, मैंने अभी जब थेल्स का नाम दिया तो एक पदार्थ का नाम बताया था एम्बर। तो जो एम्बर है इसी को यूनानी भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रम से बना इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से बना इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका नाम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं। अब हमारे पास आता है विद्युत आवेश के बारे में। तो जैसे कि विद्युत का बताया थॉमस ब्राउन ने, तो अभी आवेश भी प्रारंभ में जब आवेश के बारे में खोज की गई, विद्युत का कारण बताया गया किसी पदार्थ का आवेशन होना या किसी पदार्थ का आवेशित हो जाना, यही विद्युत का कारण था। तो अब आता है कि फिर विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले जो है आवेश को दो प्रकारों में जब प्रायोगिक तौर पर इसको देखा गया और बांटा गया, तब इसको एक अलग ही नाम दिए गए।
तो प्रारंभ में ट्रेडिशनली बताया गया कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश आता है उसे नाम दिया गया काचा भावेश। उसको क्या नाम दिया गया बच्चों? काचा भावेश। और एक और होता है एबोनाइट। एबोनाइट क्या है? सख्त रबड़। बहुत सख्त रबड़ होती है कि रॉड है, उसको एबोनाइट बोलते हैं। सख्त रबड़ का बना हुआ एक रॉड है। तो एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं जब एबोनाइट की छड़ को, तब एबोनाइट की छड़ में जो आवेश आता है उसको नाम दिया गया रेजन आवेश। रेजन आवेश बोला गया उसके लिए। बाद में जब इनके साथ और एक्सपेरिमेंट हुए, और इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि जब उन्हें दिखाया हुआ है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और उसको हम लटका देते हैं, तो दूसरी कांच की छड़ को रगड़ते हैं, उसको लटकी हुई रॉड के पास लाते हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। तो ऐसे ही एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और उसको लटका देते हैं। इसके बाद दूसरे एबोनाइट की छड़ को लेते हैं, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और पहली बारी रॉड के पास लाते हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है। तो इससे उन्हें पता चला कि दोनों में एक ही प्रकार के आवेश हैं। फिर उन्होंने जब एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास लाए तो दोनों में आकर्षण हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि कांच की छड़ में अलग आवेश है, एबोनाइट की छड़ में अलग आवेश है। तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को नाम दिया कांचा आवेश और एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को नाम दिया रेजन आवेश। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचा आवेश को नाम दिया प्लस आवेश और रेजन आवेश को नाम दिया माइनस आवेश। इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये जो नाम है, ये जो नॉमिनेशन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। अब आते हैं हमारे पास आवेशों की परिभाषाएं। तो आवेशों के दो प्रकार के हैं, प्लस और माइनस। तो वैसे आवेश की कई प्रकार से परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पारंपरिक परिभाषा हमारे आवेश की है, जो हमें परीक्षा में लिखनी होती है, वो क्या है? वो है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें। जब कांच की छड़ को, छड़ काय की लेना है हमें? कांच की, और कपड़ा क्या लेना है? रेशम। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को बोलते हैं धनावेश। और जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को बोलते हैं ऋणावेश। तो ये धनावेश और ऋणावेश की पारंपरिक परिभाषाएं हैं जो किसके द्वारा दी गई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दी गई थी। ठीक, अब जैसे कि हमारा ये हो गया आवेश की पारंपरिक परिभाषाएं। अब आता है कि आवेश आखिर आता कहां से है? आवेश आता कहां से है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवेश देखिए कहां से आता है, इसके लिए हमारे पास आता है प्रारंभ में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है आवेश के बारे में, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। तो परमाणु के सेंटर में जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, या इसको क्या बोलते हैं अपन? नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक के सराउंडिंग चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में कौन घूमते हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं इनको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, और ये इसके द्वारा बहुत प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। हम जानते हैं नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये इनमें जो है तीव्र आकर्षण बल होता है, इसलिए ये इसको छोड़ करके बाहर नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो बाहर वाली सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा नाभिक से दूर होती जाएगी, नाभिक द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है वो वीक होता जाएगा। तो सबसे लास्ट वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के द्वारा बहुत दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं और बहुत छोटे मोटे टेम्परेचर पर ही वो
उस बाह्य कक्षा को छोड़ करके पदार्थ के अंदर ही फ्री घूमने लगते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में से बाहर निकल जाएं या किसी दूसरे पदार्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं तो वह पदार्थ आवेशित होने लगता है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो पॉजिटिव अर्थात धनावेशित हो जाता है, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो किसी पदार्थ का जो आवेशन है, जो उसकी चार्जिंग है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन अगर जाएं, उसमें से निकल जाएं तो इलेक्ट्रॉन की कमी से वो पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स में अगर आ जाएं उसकी मूल अवस्था की तुलना में एक्स्ट्रा आ जाएं तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो यह आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमको बताता है। अब एक छोटा सा प्रश्न है, आपको अक्सर कंपटीशन में भी पूछे लगते हैं वो आपसे, कि अगर हम किसी पदार्थ को, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, इनिशियली ये न्यूट्रल है, अगर मैं इसको किसी तरीके से पॉजिटिव कर दूं, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं, तो क्या इसके मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पे होगा तो क्या होगा, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो एक कण है, पार्टिकल है, जिसमें 9.11 10 टू द पावर -31 kg 9.11 10 टू द पावर -31 kg मास होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसका मास भी थोड़ा सा कम होगा, क्षीण होगा। तो अब बताइए, अगर हम किसी पदार्थ को पॉजिटिव कर देते हैं तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा, नेचुरली पड़ेगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर कोई पदार्थ पॉजिटिव हो जाता है तो उसका द्रव्यमान उसके प्रारंभिक द्रव्यमान से थोड़ा कम हो जाता है। और अगर हम उसमें नेगेटिव कर दो उसको, जैसे मान लीजिए कोई मेटालिक स्फीयर है और मैं इसको नेगेटिव चार्ज देता हूँ, तो नेगेटिव कब हुआ होगा ये? तो इसके नेगेटिविटी होने के लिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आए होंगे, नेचुरल है वो। तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी तो आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंटर होगा तो इसका जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब किसी पदार्थ को हम नेगेटिव करते हैं, ऋणावेशित करते हैं, तो उसका द्रव्यमान इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जब हम उसको पॉजिटिव करते हैं, धनावेशित करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो घटता है। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि जब हम किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं तो आवेशन के कारण उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। फिर से रिमेंबर करा दूं, पॉजिटिव करने पर द्रव्यमान घटता है, नेगेटिव चार्ज देने पर द्रव्यमान बढ़ता है। अब कोई पदार्थ आवेशित है या आवेशित नहीं है देख के तो पता चलता नहीं है, तो कैसे पता चले हमारे लिए कि कोई पदार्थ आवेशित है? इसके लिए एक छोटी सी मैकेनिज्म, एक छोटे से यंत्र के बारे में आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। उस बुक में आपको स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक यंत्र दिया हुआ है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसकी सहायता से, इसका यूज क्या है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का? इसका यूज है कि इसकी सहायता से हम किसी पदार्थ में आवेश है या आवेश नहीं है ये पता कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ के आवेश की जो जानकारी है वो आवेशित है या नहीं है, ये हमारे लिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से मिलती है। अब ये कैसे काम करता है, आइए इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की। इसमें क्या होता है, कांच की एक बोतल होती है, ये देखिए साहब, कांच की एक बोतल होती है इस टाइप। इस कांच की बोतल में कॉर्क लगा होता है। इस कॉर्क में एक मेटालिक रॉड फंसी होती है, अर्थात एक चालक रॉड फंसी होती है। अब इस रॉड में नीचे की ओर दो सोने की पतली पतली पत्तियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं इसमें? दो पतली पतली पत्तियां लगी होती हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है, वह पदार्थ जो है मान लीजिए आवेशित है, यानी कि मान लीजिए पॉजिटिव है। अब अगर मैं इस पदार्थ को लाकर के इससे टच करूं तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस मेटल पर रॉड पर आ जाएगा। वो यहाँ से होता हुआ, क्योंकि ये कंडक्टर है, चालक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाता हुआ पत्तियों को मिलेगा। तो पत्तियों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो फिर ये थोड़ी सी फैल जाएंगी। इनका फैलना बताता है कि जो पदार्थ आप लाए थे वो आवेशित था।
इस प्रकार से हम किसी पदार्थ के आवेशन के बारे में इस यंत्र से पता कर सकते हैं। इस यंत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी पदार्थ के आवेशन का पता कैसे करते हैं कि आवेशित है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा यंत्र है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। एनसीईआरटी में इसका रेखा चित्र के साथ इसको दिया हुआ है। अब हमारे पास आते हैं इसके बाद आवेश के मूल गुण। तो आवेश की मूल गुण माने आवेश में कौन कौन से मूल गुण होते हैं जिनके हमारे लिए अध्ययन करना आवश्यक है। तो आइए अब हम जानते हैं आवेश के मूल गुणों के बारे में। तो आवेश के जो मूल गुण है वो इस प्रकार से हैं। हम इसके प्रमुख गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा आकर्षण प्रतिकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। तो मैं दोनों क्यों लिख रहा हूं भाई? दोनों थोड़ी होंगे, हाँ दोनों होंगे, अलग टाइम पर होंगे। जिसमें देखिए ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सजातीय आवेश है, लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज मतलब सजातीय आवेश है। सजातीय का मतलब क्या होता है? यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये सजातीय है, ये सजातीय है। तो अगर दोनों आवेश सजातीय हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर वो विजातीय हैं, जैसे एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया आवेशों का गुण आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा गुण आता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। अब ये क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेशों की योज्यता मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज या आवेशों की योज्यता क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के मैं पार्ट बांध लूं, एक पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया। तो अब मान लीजिए इस पर 4e इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है, इस पर 3e इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। आवेश चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मेजर किया था, अगले वाले प्रॉपर्टी में हम जाएंगे। इसमें भी कुछ चार्ज है, इसमें भी कुछ चार्ज है। तो इसका जो टोटल चार्ज है वो इसके अलग अलग पार्ट्स में जो चार्ज है उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है। देन टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन। तो ये कहता है आवेशों की योज्यता मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता है कि किसी पदार्थ में कुल आवेश उसके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय अलजेब्रिक बीजगणितीय फल के बराबर होता है। ठीक। तीसरा हमारे पास आता है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। संरक्षण क्या है? आवेशों का संरक्षण या जैसे आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम, इसी प्रकार से आवेश संरक्षण नियम होता है। आवेश भी संरक्षित होता है। क्या होता है अगर कोई भी हम पृथक करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं, आइसोलेटेड का मतलब हुआ जिसकी अपनी एक परिसीमा होती है, वह ना उसके बाहर कुछ ले सकता है ना दे सकता है। तो अगर ये आवेशों का संरक्षण नियम कहता है, आवेशों के संरक्षण का गुण कहता है कि किसी पृथक निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। मीन्स अगर मैंने मान लीजिए दो चीजें ली, ये मान लीजिए कोई अलग पदार्थ है, कोई अलग है, इन दोनों को मैंने घिसा, इनका मुझसे कोई इलेक्ट्रिक कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट नहीं है। मान लो मैंने दस्ताने पहने हुए हैं, मान लो मैंने इनको घिसा, तो इन दोनों में चार्ज आ जाएगा। तो इसमें जितना पॉजिटिव आएगा इसमें उतना ही नेगेटिव आएगा। इनिशियली इनका चार्ज 0 था तो फाइनली भी 0 रहेगा, एट लास्ट भी 0 रहेगा। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन से आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पृथक निकाय का कुल आवेश नियत होता है। या हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे विभिन्न रूपों में किसी विधि से परिलक्षित किया जा सकता है। आपको आभास करेगा कि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, पर एक्चुअली में इनिशियली जो था फाइनली वही रहता है। आवेश संरक्षित होता है। चौथा हमारे पास आता है, फोर्थ हमारे पास आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्वांटमीकृत है, आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत का मतलब क्या है?
क्वांटमीकरण का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ से आपको वापस ले चलूँ आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में, तो इसमें अपन ने क्या देखा था कि किसी पदार्थ में जब आवेशित होता है तो उसमें आवेश में आता कहाँ से है, तो मैंने देखा था या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। तो किसी पदार्थ में अगर मैं बोलूं कि सबसे न्यूनतम सबसे छोटा आवेश कितना हो सकता है, सबसे छोटा बिल्कुल मूल आवेश, प्रकृति का सबसे छोटा आवेश, तो सबसे छोटा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या प्रोटॉन पर, दोनों पर इक्वल होता है, सेम चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश को, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोले या प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं या सबसे छोटा आवेश कहते हैं। आवेश की वैल्यू कभी इससे छोटी नहीं होती, कभी इससे कम नहीं होती है। अब अगर मैं बोलूं किसी पदार्थ में कितना आवेश है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक पदार्थ है जो कि ये आवेश है, इस पर कोई चार्ज है, इस पर जो चार्ज है या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर अप टू सुवन। मतलब इस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर्स मल्टीपल के रूप में होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि या तो उसमें से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या n इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। और अगर नेगेटिव है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा या 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे या 2 सो n इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आएगा या जाएगा तो इंटीजर्स के रूप में आएगा जाएगा। तो आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण वर्ग के रूप में होता है, अर्थात Q इक्वल टू होता है N इंटू E। माने किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के मल्टीपल के रूप में होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या n इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो n की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो n की वैल्यू प्लस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर Q इक्वल टू प्लस माइनस भी कह सकते हैं या सिर्फ n ही, Q इक्वल टू n ही कहलाता आवेश का क्वांटमीकरण। मतलब किसी पदार्थ में कुल आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण वर्ग होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी इस टाइप से नहीं होती है, किसी पदार्थ में से 1/2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 3/2 इलेक्ट्रॉन etc, इस टाइप से नहीं हो सकती कभी भी। इलेक्ट्रॉन उसमें जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के या पूर्णांकों के गुणन के रूप में हमेशा होता है। ये कहलाता है आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। जिस प्रकार ने देखा आवेश के मूल गुण, तो आवेश के मूल गुण 4 होते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पहला, दूसरा आवेशों की योज्यता, तीसरा आवेशों का संरक्षण और चौथा आवेशों का क्वांटमीकरण। इसको बोलते हैं आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। ये सेपरेट टाइप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आवेश की क्वांटमीकरण के इस सूत्र से Q इक्वल टू N, इस सूत्र से किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा की गणना कर सकते हैं। यदि उसमें आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे या आए होंगे, इसकी गणना इस सूत्र की सहायता से की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस आवेशों के क्वांटमीकरण से यहाँ पर उठाता हूँ, उस प्रश्न को आप जरा समझिए। अभी क्या प्रश्न उठता है देखते हैं। अक्सर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो मैं थोड़ी सी बात पर से थोड़ा सा लौटूं वापस। हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत का गुण पैदा हो जाता है, वो आवेश कहलाता है। आवेश 2 प्रकार के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसने दिए थे ये नाम? किसने दिया था नॉमिनेशन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। आवेश
एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। आप याद करो जो 11th क्लास में हमारे पास 7 मूल राशियां थी, उसमें एक था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मूल राशि है और आवेश से बनती है, आवेश से हम विद्युत धारा को बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो आवेश हमारे पास आता है इसका यूनिट क्या होता है। एक किस प्रकार की राशि है, स्केलर और वेक्टर। सो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज मेरे मिस हो गई कि मैं बता दूं। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, कूलाम कैपिटल सी, ये याद रखना है। इसका सीजीएस यूनिट स्थैतिक कूलाम या स्टेट कूलाम होता है, ये आपको याद रखना है। स्थैतिक कूलाम ये इसी को बोलते हैं, स्टेट कूलाम होता है। और इनमें एक रिलेशन याद रखना है, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। ये आपको ये चीज याद रखना है, स्थैतिक कूलाम। ये आवेश के बारे में बहुत छोटी सी बात। यह है अदिश राशि है फर्स्ट में, इसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट इसका ऐसा यूनिट है और इसका सीजीएस यूनिट है स्थैतिक कूलाम होता है। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम होते हैं। रिलेशन याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में। और एक चीज और यहाँ पर आपको आवेश की ध्यान रखना है, वो क्या है कि आवेश का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है m0 L0 TA। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो सिर्फ TA आपको ध्यान रखना है। तो आवेश के बारे में ये जानकारी बहुत सिंपल सी जानकारी है, पिछली क्लासेस में इसको जानते हैं। तो आवेश अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे यूनिट कूलाम होता है, कूलाम का संकेत कैपिटल C लेना है। सीजीएस यूनिट स्थैतिक कूलाम होता है, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम होते हैं और इसका डायमेंशनल फार्मूला m⁴ L⁴ T × A, इसके ब्रैकेट के अंदर लिखते इसको होता है। अब हमारे पास आता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सिंपली है, तो फार्मूला होता है Q = N। तो Q की वैल्यू है 1, N की वैल्यू फाइंड करनी है। E की वैल्यू क्या होती है, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश की वैल्यू क्या होती है, तो ये हम सभी जानते हैं पहले से। इलेक्ट्रॉनिक आवेश की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश की वैल्यू होती है। अब मुझे यहाँ पर n को फाइंड करना है, तो मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ तो 1/1.6 × 10⁻19 = n। जब उसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10⁻18। ओहो, इतनी वैल्यू। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 यानी 625 के बाद हमारे लिए 16 जीरो लगाने पड़ेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि या तो अगर उसमें एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से गए हैं, उसमें से निकले हैं। और अगर ये नेगेटिव है, 1 कूलाम नेगेटिव चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आए हैं। तो एक कूलाम इलेक्ट्रॉन में, एक कूलाम आवेश में से आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम, देन वी से दैट 6.25 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम आवेश में होते हैं। ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छे से याद कर लेना। एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव है 1 कूलाम तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और नेगेटिव है तो आए हैं। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या है, 6.25 10⁻18 बहुत बड़ी संख्या है। अगर बहुत बड़ी संख्या है इसका मतलब हुआ कि एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश कहलाया। हाँ, बहुत बड़ा आवेश, कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। इस नंबर्स के बहुत छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, मिनी कूलाम आदि आदि यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा यूनिट है कूलाम इसका, ठीक है ना। तो एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमें नंबर इसका ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखना है अपन को, n⁴ L⁴ T × A होता है। ये ध्यान रखना है अपन को कि जब किसी
पदार्थ को हम चार्ज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं, तो उसका मास चेंज होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, ये पार्ट 1 में समझिए। कल हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कल कूलाम का नियम। तो हम अपने चैप्टर को कूलाम के नियम से उठाएंगे। थैंक यू।